सो गाइस यह वीडियो डैंडारन सीजन 1 का पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि और वो कहती है मॉमी आई लव यू। इस पूरे दुनिया में सिर्फ आपने ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी दिया। और इसके साथ वो स्पिरिट पूरा ही धूल बन जाती है। आयरा प्रे करती है कि वो दोनों जहाँ पर भी रहे एक साथ रहे, खुश रहे। चैप्टर 18। मोमो के घर पे सब लोग खाना खा रहे हैं और वो लड़की भी उनके साथ ही है और सब लोग बहुत ही शांत है। मोमो कहती है तुम मुझे विलन बनाने का कोशिश कर रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर वो गमला फेंका था। मैं तुम्हारा कुछ खास दोस्त नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन भी नहीं बनना चाहती, लेकिन तुम्हें ओ करुण से भी माफी मांगना पड़ेगा। आयरा कहती है मैं तुम्हारे पीछे गमले के वजह से नहीं, तुम्हारे राक्षसी पावर्स की वजह से आई थी। मोमो कहती है कि मैं तुम्हें कितने बार बताऊं मेरे पावर्स इविल नहीं है। फिर आयरा ओ करुण की तरफ देखकर कहती है कि तुम इसके बारे में क्या कहोगी। और वो कहती है कि उसकी दादी भी उसकी असली दादी नहीं है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यंग है। और दादी आयरा के सारे बातों से सहमत होती है। आयरा कहती है मोमो और ओ करुण दोनों भाई बहन है और दोनों अपने इविल पावर से दुनिया को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। मोमो कहती है तुम पागल हो गया, थोड़ी देर पहले ही हमने तुम्हारा जान बचाया। आयरा कहती है कि हो सकता है कि मैं अभी तुमसे हार गया, लेकिन मैं ट्रेनिंग करूंगा और तुमको हराऊंगा जरूर। आखिरकार मैं ही तो हूँ वो चोजन वन, दुनिया का रखवाला, सबसे सुंदर। और ये सब बोल के आयरा वहां से एकदम से जाने लगती है। जाते जाते वो ओकरन को कहती है तुम हो तो एक डीमन, लेकिन फिर भी तुमने मेरा जान बचाया, ऐसा क्यों? ओकरन कहता है वैसे तो कुछ खास रीजन नहीं है, तुम बस खतरे में थी और तुम्हें हमारा मदद का जरूरत था तो बस। आयरा कहती है ओ तुम्हारे पास अभी भी एक अच्छा दिल है, मैं आशा करती हूँ कि तुम मोमो से खुद को छुड़ा लोगे एक दिन, मुझ पे यकीन करो। और मोमो कहती है कि अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई इसके लिए एक ऑस्कर लेके आओ। आयरा को ओकरन पसंद आ गया था और वो सोचती है कि नहीं मैं ये सब नहीं सोच सकती, मैं एक इंसान हूँ और वो एक डीमन है। वो करुण अपने पैरों को फैलाकर बैठा है और उसके सामने दादी एक बेसबॉल बैट लेकर खड़ी है और टर्बो ग्रैनी वो करुण के बॉल को एक बेसबॉल बॉल की तरफ फेंकती है और दादी उस बॉल को हिट करने की कोशिश करती है और इस तरह से ग्रैनी ओकरन को उसके गोटे वापस कर रही थी। भाई क्या चल रहा है ये सब? ओकरन बहुत जोर से कूदने लगता है और मोमो पूछते हैं कि क्या 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 काम किया ये, और ओकरन को उसका एक गोटा वापस मिल जाता है। अगले दिन स्कूल में ओकरन और मोमो डिस्कस कर रहे थे कि उसका एक और गोटा कहाँ पर हो सकता है। जाते हुए ओकरन कहता है आज लंच में मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मुझे एक रिपोर्ट खत्म करना है। मोमो कहती है ठीक है फिर क्लास के बाद कैफेटेरिया में मिलते हैं। ओकरन वो भी मना कर देता है, लेकिन मोमो समझ जाती है कि बात कुछ और है और ओकरन कुछ छुपा रहा है। मोमो की दोस्त कहती है कि क्या वो दूसरी लड़की के साथ चीट कर सकता है। मोमो एक बार आयरा की बात सोचती तो है, लेकिन वो नहीं मानती ये बात कि ओकरन ऐसा कुछ कर सकता है। मोमो कैफेटेरिया से खाना लेकर वापस आते वक्त ओकरन के पास एक बार जाने का सोच रही थी, तभी उसको साइड में कुछ दिखता है। वो देखती है कि एक बिल्डिंग के पीछे आयरा के ऊपर ओकरन मोमो के हाथों से उसका खाना गिर जाता है और चैप्टर खत्म। चैप्टर 19। ओकरन स्कूल बिल्डिंग के पीछे पुशअप्स मार रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है। ओकरन एक बात तो समझ गया है कि अगर उसको उसका दूसरा गोटा चाहिए तो उसको फिर से किसी से लड़ना पड़ सकता है और वो हर बार मोमो को खतरे में नहीं डाल सकता। पीछे से वहां पर आयरा आती है और वो कहती है कि मुझे पता है मैं एक इंसान हूँ और तुम एक डीमन हो, लेकिन फिर भी मैं अपने फीलिंग्स और नहीं छुपा सकती, क्या तुम अपने आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करोगे? और वो ओकरन को किस करने की कोशिश करती है। ओकरन आयरा को दूर करता है और वो कहता है ये सब क्या कर रही है? आयरा रात भर जग के किताबें पढ़कर आई है कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम कैसे उसका इजहार कर सकते हो। ओकरन कहता है कि ये तुम किस तरह की किताबें पढ़कर आई हो? आयरा एडल्ट मैगजीन्स पढ़कर आई थी। ओकरन कहता है तुम तो लड़कों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो, फिर भी रिलेशनशिप्स को लेकर इतना खराब कैसे हो सकती हो? लेकिन आयरा कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, उसको ओकरन को किस करना ही है। और इसी धक्का मुक्की के वजह से वो दोनों गिर जाते हैं और ऐसे गिरते हैं कि ओकरन आयरा के ऊपर। और ठीक उसी एम मौके पे मोमो भी वहीं से गुजर रही थी। ओकरन चिल्लाकर कहता है जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मोमो कहती है कि लगता है तुम अपने रिपोर्ट के साथ बहुत अच्छा कर रही हो, और वो वहां से चली जाती है। ओकरन उसके पीछे पीछे जाता है और एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है, लेकिन मोमो बहुत ही गुस्से में है और वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती। ओकरन रुक जाता है और मोमो वहां से चली जाती है।
मोमो अपने क्लास में जाकर अपने डेस्क के ऊपर सर झुका के बैठ जाती है। मोमो के दिमाग से वो सीन जा ही नहीं रहा है और वो बहुत गुस्से में है और साथ ही उदास भी। ओकरुन अपने क्लास में बैठकर भी अपना ट्रेनिंग जारी रखता है। वो सोचता है कि अगर वो मोमो को सब कुछ एक्सप्लेन कर भी दे फिर भी मोमो रिजल्ट देख के तो डिसअपॉइंट हो ही जाएगी। इससे अच्छा है वो मोमो के बारे में सोचता रहे और अपना ट्रेनिंग करता रहे। ओकरुन अचानक देखता है कि उसके पैरों के नीचे पानी है और पूरे क्लास के सारे लोग गायब हो चुके हैं। वो भागकर क्लास के बाहर आता है और उसको आयरा मिलती है। ओकरुन भागकर मोमो के क्लास में उसको ढूंढने जाता है लेकिन वहां पर मोमो नहीं है। स्कूल के बाहर पूरा काला अंधेरा है और खिड़कियां बंद है और पानी भी बढ़ते जा रहा है। मोमो सोचती है कि ओकरुन कहाँ पर है और अगले ही पल वो सोचती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। मोमो अकेली है और उसको कॉरिडोर के एकदम आखिर से अजीब अजीब आवाजें आने लगते हैं। मोमो देखती है वहां पर एक सी मॉन्स्टर घूम रहा है। चैप्टर 20। वो मॉन्स्टर एक बार कॉरिडोर की तरफ आंख उठा के देखता है बट मोमो तब तक एक क्लासरूम के अंदर छुप चुकी थी। मोमो झांक कर उस मॉन्स्टर को देखती है और वो सोचती है कि ये है क्या, डायनासोर है क्या। मोमो के पैरों से थोड़ा सा पानी का हलचल हो जाता है और वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एक लेजर बीम शूट कर देता है लेकिन मोमो झुक गई थी तो वो बच जाती है। दूसरी तरफ ओकरुन आयरा को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और इन्हीं बातों के बीच उनके पीछे एक बॉक्सिंग ग्लव पहना हुआ एक कप्पा जैसा दिखने वाला कोई तो क्रीचर आ गया था और वो सीधे ही उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ओकरुन टर्बोगैनी फॉर्म में आकर आयरा को बचा लेता है। आयरा कहती है, ओ तुम मुझे बचा रहे हो, अभी तक तो हमने किस भी नहीं किया और तुम अभी से मुझे गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हो। लेकिन ओकरुन एक साइकिक एनर्जी महसूस करता है और वो जमीन में घुस जाता है और आयरा के पीछे से दो और लोग आते हैं और ये वही एलियंस थे जिन्होंने मोमो को किडनैप किया था। वो लोग कहते हैं कि इस बैरियर के अंदर वही लोग आ सकते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। वो आयरा को दूर फेंक देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आयरा गलती से अंदर आ गई है। ओकरुन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है और इन एलियंस को अभी भी ओकरुन के गोटे ही चाहिए। वो एलियंस ओकरुन को ऊपर उठाते हैं और एक एलियन अपना पैंट खोल के एक कैंची निकाल और वो कहते हैं कि वो ओकरुन का पूरा जेनिटल ही काट के ले जाएंगे। और तभी वहां पर आयरा आती है और दोनों को ही किक आउट कर देती है और वो अभी ओकरुन के जैसे ही एक अलग फॉर्म में आ चुकी है क्योंकि उसके अंदर अभी एक्रोसिल्की का ऑरा है। चैप्टर 21। आयरा उस एलियन का कैंची उखाड़ लेती है और इस बार ओकरुन पूरा नंगा हो चुका है लेकिन अभी भी एक एलियन और एक बॉक्सर बचा हुआ है। आयरा उन दोनों को ही संभालने लगती है और ओकरुन कुछ पहनने के लिए ढूंढता है। वो बॉक्सर भी एक्चुअली एक एलियन ही है और इन एलियंस ने उसको हायर किया है पैसे देकर। बॉक्सर पंच करता रहता है और आयरा डॉच करती रहती है और ओकरुन अभी भी कपड़े ही ढूंढ रहा है। आयरा सीधे उस एलियन की तरफ बढ़ती है लेकिन वो बॉक्सर उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और आयरा मौका देकर उस बॉक्सर के ऊपर आखिर एक किक कनेक्ट कर ही देती है और वो बॉक्सर सीलिंग में घुसकर अटक जाता है। लेकिन वो पहला वाला एलियन आयरा के ऊपर अपना साइकिक पावर यूज करता है और आयरा भी नॉर्मल हो जाती है और वो एलियन आकर आयरा का स्कर्ट उठाने लगता है। कहता है कि इसके नीचे क्या है देखना है मुझे। तभी वो बॉक्सर वापस आ जाता है और उसके साथ साथ पहले वाले दो एलियंस भी। आयरा कहती है कि मैं ही हूँ द चोजन वन और मैं तुम जैसे छछुंदर से तो नहीं हारूंगी। लेकिन वो बॉक्सर उसको एक पंच करता है और वो दीवार तोड़ के क्लासरूम के अंदर जाकर गिरती है और वो उठ नहीं पाती। वहां पर ओकरुन आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम जिसके पीछे हो वो मैं हूँ तो मुझसे बात करो। और वो अपना कपड़ों का फिक्र छोड़ के टर्बोगैनी फॉर्म में आ जाता है। लेकिन वो एलियंस उन दोनों के ऊपर एक साथ ही वो साइकिक अटैक फिर से यूज करते हैं। ये तीनों एलियंस अपने पावर एक साथ मिलाकर ये अटैक कर सकते हैं लेकिन जब तक वो ये अटैक कर रहे हैं तब तक वो खुद इस जोन के अंदर नहीं घुस सकते तो इसीलिए उन्होंने उस बॉक्सर को हायर करके लाया है। बॉक्सर ओकरुन को बहुत कूटने लगता है लेकिन एकदम से ओकरुन उसके ऊपर एक सोनिक अटैक कर देता है और वहां पर मोमो आ चुकी है जिसने ओकरुन को उस जोन के अंदर से फ्री किया और वो कहती है कि देखो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने का नतीजा। ओकरुन भी कहता है कि मोमो मैं तुमको हर जगह ढूंढ रहा था। चैप्टर 22। मोमो यहाँ पर आ चुकी है और वो उन एलियंस के ऊपर रिवेंज लेने के लिए एकदम तैयार है।
सो उस दूसरे मॉन्स्टर को भी इन एलियंस ने हायर किया था मोमो को बिजी रखने के लिए। मोमो आयरा को देखकर चौंक जाती है, लेकिन अभी कुछ एक्सप्लेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आयरा मोमो को कहती है अभी के लिए मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी, लेकिन मैं ओकरुन को तुम्हें नहीं दूंगी। और यह सुनते ही मोमो का ध्यान हट जाता है और वो दोनों मुंह के बल गिरते हैं। इस मौके का फायदा उठा के एक एलियन जाकर उस बॉक्सर को फिर से जगाने लगता है। वो उसे अपना एक स्पेशल इंजेक्शन देता है और वो बॉक्सर एकदम इवॉल्व हो जाता है और उसके पंचेस भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आयरा और ओकरुन को वो लगातार एक साथ पीटने लगता है और पीछे से वो तीन एलियंस उनके पावर्स को सप्रेस करते हैं, लेकिन मोमो वापस आ चुकी है और वो उनके पावर्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। आयरा और ओकरुन ट्रांसफॉर्म होकर एक साथ उस बॉक्सर के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। आयरा उसके ऊपर एक किक करती है, लेकिन उल्टा वही सीलिंग में घुस जाती है। उस बॉक्सर के पंचेस इतना ज्यादा फास्ट थे कि वो आंखों से दिख भी नहीं रहे थे। आयरा को वो एक और पंच करने ही वाला है, लेकिन ओकरुन बचा लेता है। आयरा नहीं देख सकती, लेकिन ओकरुन उसके मूवमेंट्स को देख सकता है। ओकरुन आयरा को उठाकर उसके पंचेस से बचा रहा है और आयरा अटैक्स कर रही है और आयरा 2-3 हिट्स मार भी देती है। मोमो उनको दूर से देखकर कहती है तुम लोग इतना चिपक के मत लड़ो। आयरा कहती है ओ जेलेसी, और ओकरुन फिर से वही लाइन कहता है आफ्टर ऑल आई एम ऑकवर्ड फेलो। और यह सुनते ही फिर से मोमो का ध्यान हट जाता है। मोमो कहती है तुम लोग क्या मरने का कोशिश कर रहे हो। तभी वहां पर एकदम से एक बहुत तेज पानी का लहर आ जाता है और वो तीनों पानी में डूबने लगते हैं। नीचे का फ्लोर, दीवार, सब कुछ ही पानी बन चुका है, क्योंकि वो दूसरा मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है। और चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 23, वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है और मोमो सबको कहती है कि यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें, लेकिन ओकरुन उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ही एक्साइटेड हो चुका है, क्योंकि इस एलियन के बारे में भी ओकरुन ने बहुत पढ़ा है पहले भी, तो ये उसके लिए एक सपने जैसा ही है। लेकिन वो मॉन्स्टर इन तीनों को इग्नोर करके उन 3 एलियंस के पास चला जाता है और वो अपने वाटर जेट से एक एलियन को आधा काट देता है। वो एलियंस कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको उस लड़की पे अटैक करना है। और उन तीनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन वो इस मौके का फायदा उठा के भागने लगते हैं। लेकिन पीछे से आयरा के ऊपर अटैक हो जाता है। वो बॉक्सर वापस आ चुका है और उसके मुख के पानी के अंदर 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी अचानक वो डूबने लगता है और ये एलियन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। ओकरुन ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो जैसे ही दौड़ने का कोशिश करता है वो डूब जाता है। टर्बोगनी फॉर्म के अंदर वो तैर नहीं सकता। वो बॉक्सर उनके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करता रहता है और वो बस भागने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी आयरा को भी बचाना पड़ेगा, वरना वो डूबकर मर जाएगी। ओकरुन कहता है वो उस बॉक्सर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और मोमो जाकर उसको बचा लेगी, लेकिन मोमो बिल्कुल भी ये बात नहीं मानती। मोमो कहती है हम लोगों को पहले ही भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग वहां पर लवी डबी होने लगे और अब हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। ओकरुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मोमो कहती है तो फिर तुम स्कूल गार्डन में क्या कर रहे थे। ओकरुन फिर कहता है ओ तो तुम उस चीज को लेकर अभी भी गुस्सा हो। मोमो कहती है नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे वो करो। ओकरुन मोमो का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि कोई मेरे बारे में कुछ भी सोच ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम भी मुझे गलत समझोगी तो वो मैं नहीं होने दूंगा, प्लीज मुझे समझाने दो। मोमो थोड़ी सी शर्मा कर अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो कहती है कि तुम पूरे नंगे हो, तुम कैसे ऐसे बातें कर सकते हो। तभी उस बॉक्सर का एक अटैक आता है और ओकरुन मोमो को बचा लेता है अपने नॉर्मल फॉर्म में ही। मोमो को तभी एक आइडिया आता है। पीछे से वो बॉक्सर भी आ चुका है, लेकिन तभी मोमो ओकरुन के पीठ पे बैठकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है। मोमो अपने पावर्स का यूज करके ओकरुन के बॉडी को पानी के अंदर फिसल फिसल के आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो दोनों उस बॉक्सर से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और आयरा के पास पहुंच जाते हैं। आयरा के अंदर बहुत सारा पानी जा चुका था, तो मोमो अपने पावर्स का यूज करके उसके चेस्ट को स्क्वीज करती है और सारा पानी निकालती है और आयरा को बचा लेते हैं। फिर मोमो अपने कपड़े उतारती है, क्योंकि भीगे कपड़ों के वेट की वजह से और भी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा था। आयरा कहती है मैं शादी से पहले अपने कपड़े नहीं उतारने वाली। फिर वो बॉक्सर बचे हुए 2 एलियन के साथ जाकर मिलता है। आयरा और ओकरुन को दोनों को बिना कपड़ों के शर्म आ रहा है। मोमो कहती है अगर तुम लोग अभी ऑल आउट नहीं जाओगे तो हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकलने वाले, तो अपने आप को संभालो। तभी उनके नीचे वो दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर वो पहला वाला मॉन्स्टर नहीं है। वो सारे एलियंस एक साथ मिलकर एक मेगा एलियन बन चुका है। चैप्टर 24, वो एलियन अपना वाटर जेट लोड करने लगता है
और वो तीनों अभी भी सोचने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चीज है क्या। फिर वो एलियन उनके ऊपर अपना कैनन शूट कर देता है, लेकिन इस बार उसका कैनन रुकता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि इस तरह से उस चीज को हरा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा इससे बस भागते ही फिरेंगे। वो लोग नोटिस करते हैं कि वो एलियन फिर से अपना वाटर जेट लोड करने के लिए पानी खींचना शुरू कर चुका है। मोमो सोचती है कि अगर उसको हराना है तो यही मौका है। इस वक्त वो उनके ऊपर शूट नहीं कर सकता। आयरा अपने बालों से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने जाती है, लेकिन वो एलियन अपने हाथों से आयरा को एक बहुत ही तेज मुक्का मारता है। ये एलियन क्लोज कॉम्बैट में भी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो बॉक्सर भी इसके अंदर ही है। फिर आयरा के ऊपर वो एलियन अपना लेजर शूट कर देता है, लेकिन मोमो ओकरुन सही वक्त पर पहुंच जाते हैं और आयरा को उसके लेजर से बचा लेते हैं। तो ये तीनों उस एलियन से दूर से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो लेजर शूट कर देगा, और करीब भी नहीं जा सकते क्योंकि वो मुक्का मार देगा। ओकरुन कहता है जमीन पे बात अलग है, लेकिन पानी के अंदर इस चीज को हरा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी उन तीनों को एक मुक्का पड़ जाता है और वो तीनों ही अलग हो जाते हैं। वो एलियन मोमो को अकेला घेर लेता है। वो मोमो को कहते हैं कि तुम बहुत ही खतरनाक हो, तो तुमको हम जिंदा तो नहीं रख सकते, तो तुमको मारने के बाद ही तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एलियन मोमो के ऊपर अपने पंचेस थ्रो करता है, तभी मोमो अपने हाथों से एक इशारा करती है और वो अपने आसपास का सारा पानी नीचे ढकेल देती है, जिससे वो एलियन पानी के बाहर आ जाता है और उसके हाथ बिखरने लगते हैं। उस बॉक्सर के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अगर पानी के जगह हवा में अपने पंचेस थ्रो करेगा तो उसके पूरे हाथ टूट के बिखर जाएंगे। और क्योंकि वो बॉक्सर इस एलियन के साथ मर्ज हो चुका है, तो इस एलियन के साथ भी वही हुआ। लेकिन वो एलियन अपने मुंह से मोमो को कुचलने का कोशिश करता है और फिर से उसको पानी के अंदर ले जाकर अपना कैनन लोड करने लगता है। तभी आयरा अपने बालों से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और एक रास्ता बना देती है। ओकरुन तैर तो नहीं सकता, लेकिन आयरा के बालों के ऊपर दौड़ जरूर सकता है। ओकरुन आयरा के बालों के ऊपर ऑल आउट जाता है और वो उस एलियन को बीच से चीर देता है और चैप्टर खत्म। चैप्टर 25। ओकरुन मोमो को बचा चुका है और उस एलियन को भी बीच से चीर दिया है, तो उसका डोमेन भी अभी खत्म हो चुका है। ओकरुन और मोमो पूरी तरीके से भीगे हुए हैं और बिना कपड़ों के एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन वो खुश है। लेकिन तभी उनको ध्यान आता है कि वो स्कूल में वापस आ चुके हैं और सब लोग उनके तरफ ही देख रहे हैं। वो तीनों ही सीधा भागना शुरू करते हैं पागलों की तरह। मेडिकल रूम में आकर फाइनली उनको पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं और टीचर सोच रही है कि उनको किसी ने बुली किया है इस तरह से, लेकिन वो लोग पूरा एलियन वाला कहानी ही सुनाते हैं जो टीचर बिलीव नहीं करती ऑब्वियसली। मोमो और आयरा पूरा पागल होने लगते हैं क्योंकि पूरे स्कूल ने उनको बिना कपड़ों के देख लिया है। फिर मोमो आयरा को उसके पावर्स के बारे में पूछती है और वो कहती है कि बस अवेकन हो गए क्योंकि मैं हूँ द चोजन वन। ओकरुन कहता है कि इस बार वो एलियंस ओकरुन के लिए आए थे और अब जब आयरा के पास भी वैसे ही पावर्स है तो वो लोग आयरा के पीछे भी आएंगे। मोमो पूछती है कि अगर उनको योकाइज का ही पावर चाहिए तो वो लोग डायरेक्टली योकाइज के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। फिर ओकरुन एक थ्योरी के बारे में बताता है, अगर एलियंस के पास ऑलरेडी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो लोग अर्थ के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, क्योंकि अर्थ को योकाइज प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एलियंस अर्थ के ऊपर कब्जा ना कर पाए। एलियंस के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो योकाइज के पावर्स को बीट नहीं कर सकते। मोमो कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करूंगी, मैं कुछ भी बहाना बना लूं कोई भी यकीन नहीं करेगा। आयरा कहती है मैं तो सारा इल्जाम मोमो के ऊपर ही डालूंगी। तभी वहाँ पर आयरा के दोस्त आते हैं और आयरा को वहाँ से ले जाते हैं और वो मोमो को कहते हैं कि इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ेगा। आयरा के जाने के बाद मोमो ओकरुन को पूछती है कि चलो अब तुम एक्सप्लेन करो। फिर ओकरुन जो कुछ भी हुआ था पूरा कहानी मोमो को सुनाता है। मोमो कहती है कि ठीक है तुम वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन छुपाने का क्या जरूरत था। ओकरुन कहता है कि वो अगर एकदम से मसल वसल बना के मोमो के सामने आ जाता तो मोमो ओकरुन को कूल समझती, तो वो मोमो के आंखों में कूल बनना चाहता था। मोमो कहती है कि लेकिन क्यों, तुम मेरे आंखों में कूल क्यों दिखना चाहते हो। ओकरुन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है और वो कहता है कि क्योंकि मैं एक मैन हूँ। फिर ओकरुन वहां से जाने लगता है, लेकिन मोमो ओकरुन को पीछे से बुलाती है और दोनों की तरफ थोड़ा सा अजीब तरह से देखते हैं। चैप्टर 26।
मोमो ओकरुन को बुलाती है और ओकरुन मोमो के तरफ देखता है। मोमो उसको कुछ कहने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो के दोस्त आ जाते हैं और सारा मोमेंट खराब कर देते हैं। वो भी मोमो के लिए काफी परेशान हो गए थे क्योंकि मोमो क्लास के बीच में ही अचानक गायब हो गई थी। तो वो मोमो को पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मोमो कहती है अगर मैं तुमको बता भी दूं फिर भी तुम लोग यकीन नहीं करोगे। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। उन्होंने आयरा के बारे में भी सुना है कि वो भी इनके साथ बिना कपड़ों के थी। इसका मतलब इन तीनों के बीच एक लव ट्रायंगल चल रहा है। दूसरे शब्दों में वो लोग नूड ग्लैडिएटर कॉम्बैट खेल रहे थे। What the fuck is even that? फिर वो दोनों मोमो और ओकरुन को घेर कर उनसे कन्फ्यूज करवाने का कोशिश करते हैं। आयरा के क्लास के अंदर सब लोग उसको घेर कर खड़े हैं और उसका केयर कर रहे हैं, लेकिन एकदम से वो लोग मोमो के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि सारी गलती उसकी ही है और आयरा ने जो रूमर फैलाया था उसको भी ये लोग सच मानते हैं। लेकिन आयरा सबके सामने कन्फेस करती है कि वो रूमर उसने ही फैलाई थी और सारी गलती उसकी ही है, मोमो का कोई गलती नहीं है। और वो चुपचाप क्लास से निकल जाती है। आयरा एक बेंच पे अकेली जाकर बैठती है और वो काफी दुखी थी क्योंकि उसका पॉपुलैरिटी खराब हो गया था। वहाँ पर मोमो आती है और आयरा के साथ ही बैठती है और उसके क्लास में क्या हुआ उसके बारे में पूछती है, उसने क्या बताया उसके बारे में पूछती है। लेकिन आयरा मोमो के सामने अभी भी दोस्ती नहीं दिखा रही, वो अभी भी मोमो से गुस्सा ही है। लेकिन मोमो को पता था कि आयरा ने उसके बारे में बुरा नहीं बोला है, लेकिन आयरा इस बात को मानने से मना कर देती है और वो कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बुरा बोला है, जो मैंने कहा था मैं बोलूंगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर वो बॉक्सर आ जाता है। वो दोनों उससे लड़ने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बॉक्सर अचानक मुंह के बल गिर जाता है। वो दोनों उसको देखते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या करे। वो दोनों उसको मोमो के घर ले जाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। दादी कहती है तुम श्योर हो ये एक एलियन है, मुझे तो ये कप्पा लग रहा है। मोमो ओकरुन दादी को समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन दादी मानने को तैयार ही नहीं है कि ये कप्पा नहीं है, एलियन है। एलियन एकदम से खड़ा होने का कोशिश करता है और वो अपने पैरों के सामने देखता है कि खाना रखा हुआ है। मोमो कहती है हमें नहीं पता कि एलियंस क्या खाते हैं, लेकिन हमने चावल और कड़ी बना दिया है। एलियन एकदम से रोने लगता है क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने उसको इतने प्यार से खाना दिया है, इतने प्यार से इलाज किया है। एलियन उन सबसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी इंसान को आगे से चोट नहीं पहुंचाएगा। और चैप्टर खत्म। चैप्टर 27। सब लोग मोमो के घर में खाना खाने बैठे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी लड़ाई चल रहा है। दादी उस बीमार कप्पा के मुंह पे ही लात मार देती है और ग्रैनी होकर उनको पीट रही है क्योंकि उसने उसका राइस बॉल खा लिया। सो खाना खत्म करने के बाद एलियन अपना कहानी बताने लगता है। उसका एक बेटा है जो बहुत ही बीमार है, उसको हमेशा ही ब्लड का जरूरत रहता है और उसकी पत्नी भी इसी बीमारी की वजह से मर चुकी है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों का जरूरत पड़ता है। लेकिन उसके प्लेनेट में सब कुछ तबाह हो चुका है और वहाँ पर पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा। तो वो बाहर दूसरे प्लेनेट में दूसरे एलियंस का इलीगल काम करके पैसे कमाने का कोशिश करता है। उसको ये सब नहीं पसंद है, उसको पता है कि ये सब गलत है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ओकरुन उससे पूछता है कि वो कैसे उसका मदद कर सकता है। वो पूछता है अगर वो उसको अपना गोटा दे देगा तो क्या वो अपने बच्चे को बचा पाएगा। मोमो कहती है क्या बातें कर रहे हो, पागल हो गया क्या, ये सब सोचना भी मत। लेकिन ओकरुन बहस शुरू कर देता है। वो किसी भी तरह से उसका मदद करना ही चाहता है। वो कहता है मुझे अभी इसके परेशानियों के बारे में पता है और मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। मोमो कहती है शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। बीच में से आयरा कहती है तुम अपने गोटे दे दो, मैं बाद में वापस ले आऊंगी। और मोमो गुस्सा हो जाती है। एक तो वो ओकरुन को समझाने का कोशिश कर रही है और ऊपर से आयरा। एलियन कहता है कि उसे एक प्रॉपर जॉब का जरूरत है, वो ओकरुन के गोटे नहीं ले सकता और वो उन सभी को शुक्रिया कहकर उठकर जाने लगता है। दादी उसको रोकती है और वो उस एलियन से पूछती है कि इस ब्लड के बारे में जरा बताओ। और दादी अचानक से उसके बैंडेजेस को सूंघने लगती है। फिर दादी उस एलियन को एक गिलास दूध पीने के लिए देती है। बाकी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसको चेक करके वो एलियन बताता है कि ये दूध उनके वहाँ का ब्लड है। एक्चुअली ये बात काफी सच भी है कि दूध एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड ही है। मोमो कहती है ओके देन हमें बहुत सारा दूध चाहिए। और दादी को एक डेयरी फार्म के बारे में पता है जहाँ से वो एक गाय का इंतजाम कर सकती है। दादी एलियन को कहती है अपना पूरा कोशिश करना
और अपने बच्चे का ख्याल रखना। फिर एक गाय के साथ वो एलियन अपने स्पेसशिप में चढ़ जाता है और नीचे से वो सभी उसको गुड बाय करते हैं। लेकिन दादी इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि वो एक एलियन था और कप्पा नहीं। फिर वो तीनों दादी को रिक्वेस्ट करते हैं उनको नए यूनिफॉर्म्स खरीद देने के लिए। दादी कहती है तुमको मैं कितने नए यूनिफॉर्म दिलाऊं? दादी कहती है वो आयरा और ओकर उनको दिला देगी लेकिन मोमो को नहीं। मोमो कहती है क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों नहीं? दादी मोमो को कहती है होरोशी बन के दिखाओ। मोमो की दोस्त मोमो कहती है कि पागल हो क्या, मैं ये सब कभी नहीं करने वाली। लेकिन फिर मोमो को वो करना ही पड़ता है और आयरा उसके ऊपर बहुत हंसती है और ओकर उनको काफी क्यूट लग रहा था। उनके घर का डोरबेल बजता है और मोमो वैसा ही चेहरा लेकर डोर खोलने जाती है और वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक नया लड़का था जिसको मोमो जानती थी, जीजी। ओकरन दादी से पूछता है ये कौन है? दादी जवाब देती है कि वो लड़का मोमो के बचपन के दोस्त है और उसका पहला प्यार। चैप्टर 28। जीजी और मोमो एक दूसरे को देख रहे हैं और ओकरुन उन दोनों को देख रहा है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है कि ये लड़का मोमो के बचपन का प्यार था। लेकिन वो लड़का बहुत ही अजीब तरह से मोमो को कहता है कि वो खराब एक्टिंग कर रही है। फिर वो एकदम से अजीब से पोजेस करने लगा। मोमो कहती है ओकरुन जरा आओ, इसका मर्डर करने में मेरा हेल्प करो। दादी फिर मोमो को कहती है कि जीजी भी उनके साथ ही उनके घर पे ही रहने वाला है अभी से। ओकरुन भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि ये भी मोमो के साथ रहने वाला है। लेकिन आयरा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो कहती है कि मोमो एक चौथे डेविल को उसके साथ लेकर आई है। आयरा कहती है अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ रही हूँ क्योंकि हम एलियन से लड़ रहे हैं, एलियंस के बाद तुम्हारी ही बारी है। और फिर एज यूजुअल वो वहां से भाग जाती है और मोमो इस तरह पागल हो रही है। फिर ओकरुन भी मोमो को बाय बोलकर जाने लगता है। ओकरुन चुपचाप से जा रहा था लेकिन मोमो फिर से उसको बुलाती है और कुछ इशारे करने लगती है। वो कहती है इस बार तुम्हारा टर्न है सी यू टुमारो बोलने का। ओकरुन फिर कहता है सी यू टुमारो और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर घर में आकर मोमो दादी से अच्छे से पूछती है कि आखिर जीजी उनके साथ क्यों रहने वाला है, क्योंकि जीजी के पेरेंट्स काफी बीमार है और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और जीजी के पास और कोई जाने का जगह नहीं है। लेकिन मोमो अभी भी इस रीजन से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। फिर खाने के बाद वो दोनों एक साथ बर्तन धोते हुए बातें कर रहे थे। मोमो कहती है यहाँ पर कुछ तो अजीब चल रहा है। जीजी कहता है स्कूल में मैंने तुम्हारा काफी मजाक उड़ाया था और इस बात का मुझे काफी रिग्रेट है। और जीजी एक और काफी इम्पोर्टेंट बात बताता है कि वो अभी स्पिरिट्स को देख सकता है। जीजी फिर मोमो को अपने घर के बारे में बताने लगता है कि शुरू में तो वो काफी अच्छा था लेकिन थोड़े दिनों बाद चीजें अजीब होने लगे। जीजी ने अपने पेरेंट्स को ही बताया लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। फिर अचानक एक दिन रात में जीजी को कुछ दिखता है और उसके बाद से उसके पेरेंट्स बीमार पड़ गए और उसने काफी स्पिरिट मीडियम्स को ही बुलाया था लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। अभी दादी ही एक आखिरी इंसान है जो उसका मदद कर सकता है। मोमो को दादी ने कुछ नहीं बताया था तो मोमो कहती है ओ तो ये असली बात है। जीजी मोमो के पास माफी मांगता है इस सब झमेले में उसको फंसाने के लिए और स्कूल में उसने जो कुछ भी किया था उस सब के लिए। मोमो कहती है कि इस सब का कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मेरी दादी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन दादी दूर से कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस सिटी के बाहर उसके पावर्स काम नहीं करेंगे, तो ये काम मोमो को करना पड़ेगा। और क्योंकि जीजी को पहले स्पिरिट नहीं दिखते थे लेकिन अब दिखता है तो हो सकता है कि गोल्डन बॉल से भी इसका कोई रिलेशन हो। दादी मोमो को कहती है जाओ स्पिरिट को ठिकाने लगा के आओ, तुम्हारे यूनिफॉर्म्स मैं देख लूंगी। और चैप्टर खत्म। चैप्टर 29। जीजी भी मोमो के साथ ही उसके स्कूल में ही ट्रांसफर हो गया है और आते ही वो सारे लड़कियों पे लाइन मारना शुरू कर चुका है और मोमो बहुत ही इरिटेट हो चुकी है ऑलरेडी। जीजी मोमो के दोस्तों के साथ भी दोस्ती कर चुका है लेकिन मोमो अभी भी किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। मोमो से उसके दोस्त पूछती है कि आखिर ये है कौन तुम्हारा। मोमो थोड़ी सी इरिटेट होकर कहती है हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त है। लेकिन जीजी अचानक उठकर कहता है कि वो दोनों प्यार में थे और वो दोनों एक साथ भी रहे हैं और मोमो उसका गर्दन पकड़ के उसको मारने लगती है। एक और रूमर शुरू होने ही वाला था लेकिन मोमो की दोस्त रोक देती है और वो कहती है कि मोमो के पास ऑलरेडी ओकरुन है। इधर क्लास में ओकरुन बहुत ही सोच में पड़ चुका है जीजी और मोमो को लेकर। वो हजारों बातें सोचने लगा, क्या जीजी के लिए मोमो के अंदर अभी भी फीलिंग्स है कि नहीं, क्या मोमो ओकरुन के साथ दोस्ती रखेगी या फिर नहीं, क्या मोमो फिर से जीजी के साथ चली जाएगी। फिर ओकरुन मोमो का स्माइल याद करता है और खुद को संभालता है
लेकिन ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाता, उसको फिर से वही ख्याल आने लगते हैं। इन सारे बातों से अपना ध्यान हटाने के लिए वो अपना ट्रेनिंग शुरू कर देता है, क्योंकि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ट्रेनिंग के बीच वहां पर मोमो आ जाती है और ओकरुन अपने आप को झाड़ी में घुसा लेता है। ओकरुन मोमो से पूछता है अगर उसने टिफिन खा लिया या नहीं। मोमो वहीं पर बैठती है और वो कहती है यहीं पर खाने वाली हूँ। मोमो कहती है अगर तुम्हारे हाथ गंदे हैं तो मैं तुमको अपने हाथों से खिला सकती हूँ। ओकरुन बहुत शर्मा जाता है, लेकिन उसको खाना भी था। लेकिन वहां पर जीजी आ जाता है। उसने मोमो के लिए मोमो का फेवरेट खाने का चीज भी लाया था और उन दोनों के साथ ओकरुन बहुत ही लेफ्ट आउट फील करता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। मोमो को वो किसी और लड़के के साथ हंसते हुए नहीं देख सकता। वो सोचता है कि वो आगे से मोमो के साथ घूमना बंद करने का कोशिश करेगा। तभी अचानक ओकरुन अपने सामने देखता है एक स्कूल का एनाटॉमी मॉडल भाग के आ रहा था। ओकरुन भाग के आता है मोमो को बताने के लिए, लेकिन वो मॉडल ओकरुन को क्रॉस करके उन दोनों की तरफ ही बढ़ने लगता है। उसको रोकने के लिए मोमो उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन जीजी को मोमो के पावर्स के बारे में पता नहीं था, तो वो मोमो को पकड़कर रास्ते से हटा लेता है और वो मॉडल उनके ऊपर से कूद कर निकल जाता है। तभी मोमो को नजर पड़ता है कि उसी के पास ओकरुन का गोल्डन बॉल है, तो मोमो वहीं से अपने पावर्स का यूज करके उसको पकड़ लेती है। लेकिन रुकना तो दूर, वो और भी तेज भागने लगता है उन दोनों को लेकर और ओकरुन भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। चैप्टर 30। वो मॉडल मोमो को अपने पीछे खींचते हुए ले जा रहा है और ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ओकरुन 1 सेकंड के अंदर ही उस मॉडल के पास पहुंच जाता है और वो मोमो के हाथ को पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो मॉडल अचानक रास्ते से हटकर बिल्डिंग में चढ़ने लगता है। मोमो अपने दूसरे हाथ से ओकरुन को भी पकड़ लेती है, लेकिन वो बीच हवा में झूलने लगती है। तभी सामने से एक बस आने लगता है और मोमो उस बस से बस टकराने ही वाली है, लेकिन ओकरुन सही वक्त पर मोमो को रास्ते से हटा लेता है और वो उन दोनों को ही अपने पीठ पर लेकर उस मॉडल के पीछे दौड़ने लगता है। मोमो ओकरुन को शुक्रिया कहती है और जीजी को बताती है कि ये ओकरुन है, और ओकरुन के साथ मिलकर वो उस मॉडल को रोकने का कोशिश करती है और जीजी भी उनका मदद करता है। वो मॉडल रुक जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो और भी ज्यादा जोर लगाता है और वो पूरा ही बिखर जाता है। मोमो चौंक जाती है और जैसे ही उसका ग्रिप छूटता है, वो मॉडल फिर से खुद को रीजॉइन कर लेता है और दौड़ने लगता है और मोमो ओकरुन भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन एक मोड़ पे मुड़ने के बाद वो गायब हो जाता है। ओकरुन मोमो से पूछता है हमने उसे खो दिया, अब हमें किस तरफ जाना चाहिए। मोमो अपने हाथों से कुछ तो करती है और वो एक रास्ते पे चलने लगती है और ओकरुन भी पीछे पीछे जाता है। ओकरुन मोमो से पूछता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन मोमो कुछ नहीं कहती और बस चलती रहती है। चलते चलते वो लोग एक जंकयार्ड पहुंच जाते हैं और वहीं पर उनको वो मॉडल पड़ा हुआ मिलता है। ओकरुन चौंक जाता है कि मोमो ने क्या से उसको ढूंढा और मोमो पोज मार रही है। जब वो मॉडल बिखर गया था तब उसका हार्ट मोमो के हाथ में ही रह गया था, तो वो उस हार्ट को मार मार के उसके दर्द की आवाज को सुनते हुए यहाँ पर पहुंच गई थी। मोमो उसको शांति से कहती है अगर तुम नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा हार्ट वापस कर दूंगी और शायद से तुम्हारे पास एक गोल्डन बॉल है जो मेरे दोस्त ओकरुन का है। तभी पीछे से उस मॉडल को कोई तो एक टारो नाम से पुकारने लगता है। वो मॉडल बेचैन होकर कूड़ा खोदने लगता है और कुछ तो ढूंढने का कोशिश करता है और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं हार नहीं मानूंगा हाना। ओकरुन और मोमो बस चुपचाप देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो मॉडल कूड़े में से एक और मॉडल ढूंढ निकालता है जिसके हाथ पैर नहीं थे और बहुत ही खराब हालत में था। वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये दोनों एनाटॉमी मॉडल्स स्पिरिट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि वो लड़की का मॉडल बहुत ही पुराना हो चुका था तो उसको फेंक दिया गया था और इसी को ढूंढते हुए ये मॉडल यहाँ तक आ गया है। उन दोनों को एक साथ देखकर उनके बातें सुनकर ओकरुन को अपने और मोमो का याद आ रहा था। वो फीमेल मॉडल कहती है हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। वो मेल मॉडल कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना बाद में हम लोग रिग्रेट करेंगे। और चैप्टर खत्म। चैप्टर 31। उस फीमेल मॉडल को भी ये लोग मोमो के घर ले आते हैं। ओकरुन मोमो और साथ में जीजी भी दादी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस मॉडल को अपने घर पे रखने दे। दादी ओकरुन को कहती है तुम अपने घर क्यों नहीं ले जाते इसको। मोमो फिर कहती है ये बिल्ली भी तो हमारे साथ रह रही है। दादी उस मेल मॉडल के बारे में पूछती है जिसको इन्होंने वापस स्कूल में ही रख दिया है। जब तक हाना सेफ है तब तक उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो नॉर्मल ही रहेगा। कभी कभार रात में वो छुप कर मिलने आ जाएगा। फिर वो तीनों दादी से और रिक्वेस्ट करते हैं कि दादी उसको रखने
रखने के लिए मान जाए और दादी मान भी जाती है। दादी फिर पूछती है ये सब तो ठीक है, लेकिन ओकरुन के गोटे का क्या हुआ? मोमो बताती है कि वो गोल्डन बॉल जो उसने देखा था वो बस क्रिसमस का डेकोरेशन था, ओकरुन का गोटा नहीं। दादी फिर खाना बनाने के लिए जाती है और ओकरुन भी खाने के लिए रुक जाता है। जीजी मोमो को कहता है कि अब उसको समझ आया कि दादी ने क्यों मोमो को जाने के लिए कहा उसके साथ, क्योंकि मोमो बहुत ही पावरफुल है। और जीजी ओकरुन की भी तारीफ करता है। फिर मोमो खाने के लिए टेबल ठीक करने लगती है और जीजी उसका मदद करता है और वो दोनों फिर से अपने में ही मस्त हो जाते हैं और ओकरुन फिर से उनको देखकर जेलस फील करता है। वो कुछ कहने का कोशिश करता है लेकिन उनको देखकर उसका हिम्मत नहीं होता। ओकरुन फिर से उन दो एनाटॉमी मॉडल्स के बारे में सोचता है और एक और बार मोमो के बारे में सोचता है कि वो क्या फील करता है मोमो के बारे में। वो सोचता है अगर वो यहाँ पर बस खड़ा रहेगा और कुछ नहीं करेगा तो वो अपना पूरा जिंदगी पछताएगा, और वो पूरा हिम्मत जुटा के उन दोनों के बीच घुस जाता है। ओकरुन कहता है कि अब से मैं खुद को रोकने नहीं वाला, अब से मैं खुद के लिए फाइट करूंगा। मोमो पूछती है बट किसके ऊपर? ओकरुन एकदम से सुपर एक्टिव हो जाता है और वो मोमो के हाथ से टेबल लेकर टेबल लगा देता है और जीजी के चारों तरफ घूमने लगता है। और जीजी भी पागल, वो भी ओकरुन के चारों तरफ घूमने लगता है। फिर वो दोनों ही मोमो के चारों तरफ घूमने लगते हैं और मोमो सोचती है क्या पागलों के साथ फंस गई हूँ मैं। दादी मोमो को अपने कपड़े पैक करने के लिए कहती है क्योंकि वो इस हफ्ते जीजी के घर पे रुकने वाली है। ओकरुन को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो वो मोमो से पूछता है कि वो जीजी के घर में क्यों रुकने वाली है। फिर मोमो ओकरुन को बताती है कि जीजी के घर में एक कर्ज है जिसको उसको मारने जाना पड़ेगा। ओकरुन बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो मोमो और जीजी को एक साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तो वो मोमो से पूछता है कि क्या मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए? फिर मोमो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमको बता नहीं वाली थी, मैं अकेले तो ये नहीं कर सकती। ओकरुन फिर थोड़ा शांत होता है और फिर एकदम से जोश में आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है तो ये मामला हमको जल्दी से निपटाना पड़ेगा ताकि हम लोग जीजी को अपने घर वापस भेज सके। और मोमो हैरान है क्योंकि उसने ओकरुन को इतने जोश में कभी नहीं देखा। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।